स्नैपडील एक समय पर इंडिया का सबसे पॉपुलर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में से एक था और सिर्फ 6 सालों में ये देश की दूसरी सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी बन चुकी थी। जब स्नैपडील पीक पर था तो उसकी वैल्यूएशन थी $6.5 बिलियन और इसके इन्वेस्टर थे रतन टाटा, ईबे, सॉफ्टबैंक और नेक्सस वेंचर जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज। फिर 2016 के बाद अचानक स्नैपडील का शेयर मार्केट 25% से गिरकर 4% रह गया। यहाँ तक कि 2017 में तो ये कंपनी बैंकक्रप्ट की कगार पर पहुंच गई। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि बिलियन डॉलर्स की फंडिंग के बाद भी स्नैपडील फेल कैसे हो गई? सेलर्स ने इस प्लेटफॉर्म से मुंह क्यों मोड़ लिया? अभी स्नैपडील कैसा परफॉर्म कर रहा है और क्या आने वाले सालों में अपनी पोजीशन हासिल कर पाएगा? आइए इन सभी चीजों का जवाब हम डिटेल में जानते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जैद और आप देख रहे हो योर अर्निंग एक्सपर्ट। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, स्नैपडील की शुरुआत कुणाल बहल और रोहित बंसल ने 2010 में की थी। उस समय इंडिया में इसका सिर्फ एक ही कॉम्पिटिटर था, वो है फ्लिपकार्ट। लेकिन आज जहां फ्लिपकार्ट का मार्केट शेयर 50% है, वहीं स्नैपडील का सिर्फ 4%। स्नैपडील ने तो शुरुआती दौर में खूब कमाल दिखाया और बड़ी तादाद में सेलर्स को खुद से जोड़ा और लार्ज कस्टमर बेस बनाए। कई बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया और खूब फंडिंग बटोरी। लेकिन धीरे धीरे इस कंपनी के सुनहरे दिन खत्म होने लगे। सेलर्स इन्हें छोड़कर जाने लगे, कस्टमरों से मिलने वाली शिकायतों का लंबा सिलसिला शुरू हो गया और यहाँ तक कि इस कंपनी में काम कर रहे एम्प्लॉइज भी इनसे मुंह मोड़ने लगे। लेकिन ये सब हुआ क्यों? आइए जानते हैं। सबसे पहले अगर हम कस्टमर के प्रॉब्लम को समझते हैं तो मैक्सिमम प्रोडक्ट जो उन्हें डिलीवरी डेट क्रॉस हो जाने के बाद मिल रहे थे। इसके अलावा वो ऑर्डर्स कुछ कर रहे थे और उन्हें रिसीव कुछ और हो रहा था। जैसे कि चेन्नई की एक लड़की ने स्नैपडील से 12,000 का एक फोन ऑर्डर किया, लेकिन जब पैकेट को ओपन किया गया तो फोन की जगह ईंट का आधा टुकड़ा निकला। इसके अलावा लास्ट ईयर नवंबर में स्नैपडील के कस्टमर ने रिव्यू पोस्ट किया। उन्होंने एक फ्लैश लाइट टॉर्च ऑर्डर किया था, लेकिन उसकी जगह उन्हें ट्रिमर रिसीव हुआ। और दोस्तों, इसी तरह से कंप्लेन रेज करने वाले लाखों कस्टमर्स हैं जिन्हें कभी फेक प्रोडक्ट्स मिले, कभी डिलीवरी लेट हो रही थी तो कभी रिफंड ही नहीं मिल रहा था। बेसिकली ये गड़बड़ स्नैपडील के वर्स्ट मैनेजमेंट से हो रही थी, क्योंकि इनके पास पार्सल को चेक करने का प्रॉपर प्रोसेस ही नहीं था, जिसका फायदा उठा रहे थे फेक सेलर्स और फंसते जा रहे थे हम और आप जैसे कस्टमर्स। और दोस्तों, यही वजह थी जो लोग इस प्लेटफॉर्म को हमेशा के लिए बाय बाय कहकर अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट होने लगे। अब बात करते हैं सेलर्स की, तो वो भी कस्टमर की तरह वो भी स्नैपडील से निराश हो चुके थे और उन्होंने भी धीरे धीरे यहाँ से मूव करना शुरू कर दिया। अब शुरुआती दिनों में तो ज्यादा से ज्यादा सेलर्स स्नैपडील से जुड़ना चाहते थे, क्योंकि ये उनके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल प्लेटफॉर्म था। हर दिन बहुत सारे ऑर्डर्स मिलते थे और अच्छी सेल्स भी होती थी। कंपनी की पॉलिसीज भी बहुत अच्छी थी और मैनेजमेंट काफी स्मूथली काम कर रहा था। इसके अलावा सेलर्स को जो अच्छी बात थी वो थी कि बाकी की कंपनी जहां 21 दिन में पैसे दे रही थी, वहीं स्नैपडील उन्हें सिर्फ 7 दिनों में ही पेमेंट कर देता था। लेकिन थोड़े टाइम बाद चीजें बदलने लगी। सेलर्स के लिए इस प्लेटफॉर्म पर रहना एक सरदर्द बन चुका था, क्योंकि स्नैपडील बार बार बेकार की पॉलिसीज लेकर आता था और छोटे से छोटे एरर की वजह से ट्रस्टेबल सेलर्स का अकाउंट ब्लॉक कर देता था। और वो जब उसे अनब्लॉक कराने जाते थे तो कंपनीज के मेंबर्स को ही पता नहीं होता था कि इस पर डिसीजन कौन लेगा। इसके अलावा कंपनीज ने एक अजीब सी पॉलिसीज बनाई थी कि सारे सेलर्स को अपने वेयरहाउस को बंद करके स्नैपडील के वेयरहाउस में सामान लाना होगा। अब सेलर्स के पास तो खुद के बड़े बड़े वेयरहाउस थे, जहां वो अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट रखते थे और डिलीवरी के लिए भेजते थे। अब इनमें से जब कुछ बड़े सेलर्स ने अपना प्रोडक्ट शिफ्ट करने से इनकार कर दिया तो कंपनी ने एक और पॉलिसी लेकर आई कि सेलर्स अपने वेयरहाउस से डेली से 5 ही प्रोडक्ट बेच सकते हैं। अब जब वो डेली के हजारों ऑर्डर्स लेते थे, वो अब 5 रह गया था, जो उनके लिए ना के बराबर सेल्स थी। ऐसे में मजबूर होकर सभी सेलर्स को अपने प्रोडक्ट स्नैपडील के पास भेजने पड़े। लेकिन स्नैपडील के वेयरहाउस में तो इतनी जगह ही नहीं थी कि इतने सारे प्रोडक्ट्स रख सके। जिसके बाद से स्नैपडील ने फिर से पॉलिसी चेंज की और सेलर से ये कहा कि या तो वो उनके वेयरहाउस में सामान रखने के लिए कुछ रेंट दे या फिर वो अपना सामान लेकर जाए। अब सबसे हैरानी वाली बात तो ये थी कि जब सेलर से अपना प्रोडक्ट वापस लेने गए तो उन्हें पता चला कि उनके बहुत सारे सामान की चोरी हो चुकी है और इस चोरी में मैनेजर तक शामिल है। अब जब सेलर्स ने ये शिकायत कंपनी के सीईओ से की तो उन्होंने इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ऐसे में इस मामले में ना कोई कार्रवाई हुई और ना ही सेलर्स के लॉस की भरपाई हुई। इन्हीं सब रीजनों की वजह से बहुत सारे सेलर्स स्नैपडील को छोड़कर अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर शिफ्ट होने लगे। स्नैपडील का एक पुराना सेलर का कहना है कि वो 1 साल तक इस प्लेटफॉर्म पर सामान बेच रहे थे, लेकिन इसे छोड़कर जब वो अमेज़न में शिफ्ट हुए तो उन्हें सिर्फ 3 महीनों में ही समझ आ गया कि आखिर स्नैपडील फेल क्यों हो रहा है।
फॉर एग्जाम्पल अगर सेलर्स ने अमेजोन पर 1000 का प्रोडक्ट बेचा है तो उन्हें सिर्फ 60 रुपए सेलिंग कॉस्ट देना पड़ता है, लेकिन सेम अमाउंट के लिए स्नैपडील चार्ज करता है 160 रुपए। वहीं 10,000 के प्रोडक्ट पर अमेजोन का सेलिंग कॉस्ट है 400 रुपए और स्नैपडील का 1200 रुपए। यही स्नैपडील अमेजोन के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा फीस लेता है। अब जाहिर सी बात है कि कोई भी सेलर क्यों स्नैपडील प्रेफर करेगा। इसके अलावा जब से सेलर्स ने स्नैपडील पर सामान बेचना शुरू किया था तो अपने बिजनेस पर फोकस करने से ज्यादा वो टेक्निकल या ऑर्डर प्रोसेसिंग इश्यूज को ही सॉल्व करने में बिजी रहते थे। स्नैपडील के पास ऐसा कोई तरीका नहीं था जिसे वो कस्टमर सेलर से डायरेक्ट कनेक्ट करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। कोई भी क्वेरी के लिए पहले कस्टमर केयर को कांटेक्ट करते थे, इसके अगले दिन कस्टमर केयर वाले सेलर्स को पूछकर कस्टमर को रिप्लाई करते थे, जो कि ना ही सिर्फ कस्टमर्स का फ्रस्ट्रेशन को बढ़ाता था बल्कि स्नैपडील के ऑपरेशनल कॉस्ट को भी इंक्रीज करता था। स्नैपडील का सेलर सपोर्ट सिस्टम बहुत ज्यादा खराब था क्योंकि सेम क्वेरीज पर अलग अलग एग्जीक्यूटिव से बिल्कुल डिफरेंट रिस्पॉन्स मिलता था और जो अकाउंट मैनेजर थे उनको सिर्फ लोन और एडवर्टाइजमेंट बेचने में ही इंटरेस्ट रहता था। स्नैपडील के फेल होने का एक रीजन ये भी था कि कंपनी इनोवेटिव होने के और नए प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करने में फेल हो चुकी थी। ये प्लेटफॉर्म अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसे बिगर प्लेयर्स को ही हर प्रोडक्ट कैटेगरी में कम्पीट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन खुद को किसी एक कैटेगरी के लिए डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा था। एक तरफ देखे तो फ्लिपकार्ट मेनली फैशन और इलेक्ट्रॉनिक पर फोकस कर रहा था, वहीं अमेजोन प्राइम और पेंट्री पर। लेकिन स्नैपडील के पास ऐसी कोई यूनिक आइडेंटिटी नहीं थी। ज्यादा बेटर यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना और लॉयल कस्टमर बेस बना, इस पर कभी फोकस ही नहीं किया। एक तरह से स्नैपडील कंपनी का इंटरनल इशू कोई वो खुद सॉल्व नहीं कर पा रहा था और दूसरी तरफ वो इन्वेस्टर से पैसे लेकर तेजी से अलग अलग स्टार्टअप्स को एक्वायर कर रहा था। स्नैपडील ने 14 एक्विजिशन और 15 इन्वेस्टमेंट किए थे, जिसके लिए कंपनी ने 6 मिलियन से भी ज्यादा की रकम स्पेंड की। इसके एक्वायर किए हुए स्टार्टअप्स में फ्री चार्ज, सोबो, रिड्यूस डेटा, ग्रैब ऑन, यूनिकॉमर्स और ऐसे कई सारे स्टार्टअप्स थे। लेकिन स्नैपडील 6 सालों में इन स्टार्टअप में से किसी को भी सक्सेसफुल रन नहीं कर पाया और स्नैपडील के बर्बादी में सबसे बड़ा रोल उनके लीडरशिप की थी, क्योंकि कंपनी के सारे डिसीजन 2 सीईओज ही लिया करते थे और इसमें किसी भी सीनियर मैनेजमेंट की राय तक नहीं ली जाती। बार बार बनाए गए खराब पॉलिसीज ने एम्प्लॉयज और सेलर्स को काफी परेशान किया था, जिसके बाद बड़ी संख्या में वो रिजाइन देकर दूसरी जगह शिफ्ट होने लगे। स्नैपडील को अपने ग्रोथ फेज में अपने इन्वेस्टर से खूब पैसे मिले थे, लेकिन उसे बेकार के वेयर हाउस बनाने में, आईआईएम और आईटी से एम्प्लॉयज को हायर करने में ही खर्च कर दिए गए। इस तरह से खर्चे और प्रॉफिट ना कमाने के बाद कंपनी करोड़ों के कर्जे में डूब गई। इसके बावजूद भी सीईओ ने स्पेंडिंग कम करने की कोशिश नहीं की और दोनों 45 करोड़ की सैलरी लेते रहे। अब इसी बीच स्नैपडील ने दिवाली सेल पर 2000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए और सबसे बड़ा शॉक स्नैपडील को तब लगा जब सॉफ्ट बैंक के फंड मैनेजर निकेश अरोड़ा ने कंपनी से रिजाइन कर दिया। अब क्योंकि सॉफ्ट बैंक इनका बहुत बड़ा इन्वेस्टर था, इनकी फंडिंग रुक गई और हालात कुछ ऐसे हो गए कि कंपनी 1 महीने का भी ऑपरेशनल कॉस्ट को अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। इसके बाद सीईओ ने सोचा कि कंपनी को 50% लॉस के साथ फ्लिपकार्ट या पेटीएम को बेच देंगे। जैसे ही बात इन्वेस्टर्स को पता चली, वो लोग विरोध करने लगे और स्नैपडील को अपना इरादा बदलना पड़ गया। स्नैपडील आज 1 रुपए कमाने के लिए अपने 2 रुपए खर्च करता है और इसके लॉसेस भी 4 गुना ज्यादा बढ़ गए। फाइनेंशियल ईयर 2021 में जहां इनके लॉसेस थे 125.5 करोड़, जो 2022 में ये बढ़कर 540 करोड़ हो गए। तो दोस्तों, लास्ट में यही सवाल रह जाता है कि ये कंपनी कभी प्रॉफिटेबल बन पाएगी या नहीं। तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल, क्योंकि कंपनी को अपनी पुरानी गलतियों से सीखकर अपनी नई स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। स्नैपडील को सबसे पहले कस्टमर के एक्सपीरियंस पर फोकस करना होगा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इंप्रूव करके कॉस्ट को रिड्यूस करना होगा, साथ ही अपनी सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक को भी ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा और अंत में प्लेटफॉर्म को यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए टेक्नोलॉजी में भी इन्वेस्ट करना होगा। और दोस्तों, इसी तरीके के और बदलाव करके हो सकता है स्नैपडील प्रॉफिटेबल कंपनी बन जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर केस स्टडी स्नैपडील की समाप्त होती है। अगर मेरी दूसरी वीडियोस पर जाना है तो दूसरी वीडियोस पर जाओ। इससे पहले अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करना। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना, बेल आइकन दबा के जाना।